हेलो नमस्कार, मेरा नाम शशांक द्विवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसका शीर्षक है एज ऑफ द अर्थ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और अलग अलग हाइपोथेसिस के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। आज हम लोग ये जानते हैं पृथ्वी की उम्र क्या है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित जानकारी अधूरी है, उसी प्रकार से पृथ्वी की आयु के संबंध में भी जानकारी अधूरी है। हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि पृथ्वी कब बनी, लेकिन धीरे धीरे जो अलग अलग विचार और अलग अलग टेक्नोलॉजी के विकास से हम लोग किसी न किसी कैलकुलेशन पे पहुँचे हैं, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के व्यू हैं उन पे हम लोग बात करेंगे आज कि पृथ्वी की उम्र के लिहाज से कौन सी चीज़ सुटेबल है पृथ्वी की उम्र को जानने के लिए। इन व्यू पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो इससे हम लोग एक विचार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो विचार हैं, उम्र से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित जो विचार हैं, वो करीब 7 प्रकार के हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहला विचार है जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ माइथोलॉजी। धार्मिक विचार है, धर्म लॉजिक पर नहीं चलता है, तो उस हिसाब से इसका जो कैलकुलेशन है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन एकेडमिक्स में हम लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ माइथोलॉजी के हिसाब से पृथ्वी की आयु 200 करोड़ साल पुरानी है। अगर अपने हिंदू धर्म की बात करी जाए तो 200 करोड़ साल, अगर ईसाई धर्म की बात की जाए तो एक 1658 में एक किताब छपी थी, द एनल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो है अशर ने लिखी थी। वो एक पादरी थे, उनका मानना ये था कि पृथ्वी करीब 4004 ईसा पूर्व 2 अक्टूबर सुबह 7 बजे बन के तैयार हुई, जो कोई तार्किक बात नहीं है, लेकिन अब जो है सो है। अब हम लोग आते हैं लॉजिकल व्यू पे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल व्यू जो पहला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओशनिक सैलिनिटी। ओशनिक सैलिनिटी मतलब होता है समुद्र की लवणता। ऐसा माना जाता है कि समुद्र शुरू में उसमें खारापन नहीं था, बाद में धीरे धीरे नदियों के जो सेडिमेंट थे उनके वहाँ पे जमा होता रहा और NaCl का काफ़ी जमा हुआ, जिससे कि समुद्र हो गए खारे। तो समुद्र की अगर कुल खारापन निकाल लें और हर साल समुद्र में औसत कितना खारापन जा रहा है इसका कैलकुलेशन कर लें, तो हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की सैलिनिटी क्या होगी। सबसे पहले जॉली ने कैलकुलेशन किया और उन्होंने निकाला कि पृथ्वी की जो समुद्र हैं उनमें खारापन की शुरुआत करीब 8 करोड़ साल पहले हुई थी और करीब 4 करोड़ साल समुद्र बनने को लगा होगा, तो करीब 12 करोड़ साल पृथ्वी की आयु निकलनी चाहिए। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन किया कि जो नदियां हैं वो लगातार एक जैसा अवसाद का निक्षेपण नहीं करती हैं, इसलिए हर साल एक जैसा सैलिनिटी समुद्र में नहीं बढ़ती है। किसी साल ज़्यादा बढ़ती है, किसी साल कम पड़ती है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से पृथ्वी की आयु 150 करोड़ साल निकली और करीब 37.5 करोड़ साल समुद्र को बनने में लगे होंगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो पृथ्वी की आयु करीब 187.5 करोड़ या 150 से 200 करोड़ साल तक निकलती है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो पूरी पृथ्वी में कितना समुद्र में कितना नमक है इसका कैलकुलेशन, और हर साल नदियाँ कितना नमक लेके जा रही हैं उसका कैलकुलेशन निकालना बड़ा कठिन काम है। तो इस विचार को नकार दिया जाता है। फिर दूसरा विचार आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन। सेडिमेंट मतलब होता है, सेडिमेंट डिपोजिशन का मतलब ये होता है कि कई बार घर में किताबें आपके यहाँ रखी होंगी, आप नहीं खोलते हो बहुत दिनों तक मोबाइल चलाने के चक्कर में, तो उनमें धूल जम जाती है, उसी को बोलते हैं सेडिमेंट डिपोजिशन। तो सेडिमेंट का डिपोजिशन जो है पृथ्वी में लगातार पृथ्वी के हर हिस्से में होता रहता है, क्योंकि क्या होता है कि हवा पानी जो होता है वो लगातार चट्टानों को तोड़ता है और उन्हें बहा के कहीं पे जमा करता है, तो कहीं ना कहीं पे धूल की परत जमती रहती है। तो अगर हम ये कैलकुलेशन कर लें कि धूल की परत जमने की गति क्या है और धूल की परत की मोटाई पृथ्वी में क्या है, इन दोनों कैलकुलेशन अगर निकाल लें तो पृथ्वी की उम्र के अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश की थी मिस्र में। मिस्र में क्या है कि एक राजा थे, उस राजा की मूर्ति निकली 1854 में और उसके ऊपर करीब 9 फीट मोटी धूल की परत जम गई थी। तो उस परत को जमने में करीब 3000 साल लगे, क्योंकि राजा की जो मूर्ति थी उसका निर्माण 3000 साल पहले हुआ था। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हुआ कि करीब 3 फीट मोटी परत को जमने में 1000 साल लगा। तो अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 100 मील मोटी मतलब 5,28,000 फीट मोटी परत को जमने में कितना टाइम लगा होगा, तो करीब 130 करोड़ निकल के आता है। तो ये निकला मिस्र में। ऐसा जब USA में निकाला गया तो अलग निकला।
तो ये कैलकुलेशन किया गया, यूएसए में जब निकाला गया तो करीब निकला 260 करोड़ साल। तो अब ये साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि पूरी पृथ्वी में सेडिमेंट जमने की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। पृथ्वी इंडिया में अलग होगी, कानपुर में अलग होगी, तमिलनाडु में अलग होगी। तो हम लोग क्यों ना पृथ्वी में किसी ऐसे जगह तक पे सेडिमेंट जमने की गति निकाले जहाँ पे जमने की गति सबसे स्लो है। तो इस लिहाज से सबसे अच्छा जगह इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड में सेडिमेंट डिपोजिशन की जो गति है वो थोड़ी सी स्लो है। तो वहाँ पे जब कैलकुलेशन किया गया तो करीब 422 करोड़ साल निकल के आया पृथ्वी की उम्र। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उम्र 200 से 400 करोड़ साल पुरानी है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ इरोजन। इरोजन मतलब होता है अपरदन, डिपोजिशन मतलब होता है जो तलछट के जमाव हैं, जो अवसाद है उसका जमना, और इरोजन का मतलब होता है कि किसी भी चट्टान को तोड़ने के बाद जो अवसादों का निर्माण होना और उसका मूवमेंट होना। तो कई बार क्या होता है, किसी चट्टान को टूटने में जो हवा पानी अपना योगदान देते हैं तो उसे टूटने में करीब 1 फीट मोटी परत को 10,000 साल लग जाते हैं उसका पूरी तरीके से इरोजन होने में। तो अगर इस कैलकुलेशन पर से पृथ्वी की उम्र निकालेंगे तो करीब 1000 साल निकलेगी, जो कि पूरी तरीके से लॉजिकल और नॉनसेंस तरीका है निकालने का, क्योंकि पृथ्वी की 1000 साल उम्र हो ही नहीं सकती है। उसके पीछे जानकारी हम लोग आगे समझेंगे, क्योंकि आगे जब रेडियो एक्टिव मटेरियल की हम लोगों ने जांच की तो पृथ्वी की उम्र इतनी निकली नहीं, या पूरे सोलर सिस्टम की उम्र इतनी नहीं निकली। तो ये जो विचार है ऑन द बेसिस ऑफ इरोजन, ये पूरी तरीके से नकार दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऐसा है कि पृथ्वी पे लगातार चंद्रमा जो है वो एक फोर्स प्रेशर डाल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है, जिससे क्या है कि पृथ्वी की जो एक्सिस है, जो रोटेशन की गति है वो थोड़ी सी कम हो रही है, मूवमेंट उसका जो है बदल रहा है। तो उस मूवमेंट के बदलाव का जब कैलकुलेशन किया गया तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। तथ्य ये था कि चंद्रमा लगातार पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। तो अगर इस विचार पे हम लोग आगे बढ़ें तो अंदाज़ा लगाएंगे कि पृथ्वी एक समय पर चंद्रमा पृथ्वी से जुड़ा हुआ होगा। तो जब पृथ्वी से जुड़ा हुआ होगा वो कब जुड़ा होगा, इसका कैलकुलेशन निकालने का तरीका ये है कि आज हम दूरी निकाल लें चंद्रमा की करीब 3,84,000, और 13 सेंटीमीटर की गति से अगर दूर जाएगा तो करीब आज जहाँ चंद्रमा है वहाँ पहुँचने में उसे करीब 295 करोड़ साल लगा होगा, करीब 300 करोड़ साल। तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि करीब 300 करोड़ साल पहले चंद्रमा पृथ्वी का हिस्सा था। एक जानकारी ये भी है कि चंद्रमा की चट्टानें पृथ्वी की चट्टानों से पुरानी हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि चंद्रमा पृथ्वी से जुड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा में पानी और हवा की कमी है, इसलिए वहाँ पे जो ये इरोजनल जो फैक्टर्स हैं वो रोल कम प्ले कर पा रहे हैं, और चट्टानें जो जैसी थी वैसी बनी हुई हैं। इसलिए हम लोग चंद्रमा की चट्टानों का भी अगर कार्बन डेटिंग करते हैं या रेडियो एक्टिव मटेरियल की डेटिंग करते हैं तब भी करीब 300 से 400 करोड़ साल तक उम्र निकलती है। तो अगर दोनों फैक्टर्स पे चर्चा करें चंद्रमा के, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे, उसकी दूरी के आधार पे, ये चंद्रमा की चट्टानें लूनर रॉक्स जिसे बोलते हैं तो चंद्रमा की करीब पृथ्वी की उम्र 300 से 400 करोड़ साल तक निकलती है, ऑन एन एवरेज 400 करोड़ साल निकलती है। ये जो है चंद्रमा के फोर्स पे है, और चंद्रमा के आधार पे पृथ्वी की आयु है जो कि करीब करीब सही बैठती है। और अगली है 6वीं है लॉर्ड केल्विन की हाइपोथेसिस। लॉर्ड केल्विन का मानना ये था कि पृथ्वी की जो अंडरग्राउंड जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जो पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान जो प्रवणता की दर है उसमें परिवर्तन आता है। कहने का मतलब ये है कि जब लोग 33 मीटर की गहराई पे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस कैलकुलेशन से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि क्यों अगर हम पृथ्वी की टोटल अंदर की ऊष्मा निकाल लें और ये कैलकुलेट करें कि पृथ्वी किस ताप पर उसकी जो ऊपर की क्रस्ट है वो ठोस हुई होगी, और पृथ्वी की जो ऊपर की चट्टान है उनकी कंडक्टिविटी क्या है, उनका एरिया क्या है। तो अगर इतनी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा देंगे कि पृथ्वी की टोटल अभी तक कितनी ऊष्मा का क्षय हुआ है, और उस क्षय ऊष्मा के आधार पर हम लोग ये कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु क्या है। पृथ्वी की पूरी आयु नहीं, पृथ्वी के ठोस होने के बाद जो उसकी क्रस्ट है उसकी एज क्या है। तो इस कैलकुलेशन से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पृथ्वी की उम्र करीब 4 करोड़ साल पुरानी है, और इसका बेस ये था कि उन्होंने माना कि 7000 केल्विन सेंटीग्रेड पर पृथ्वी की जो परपटी है ऊपर की क्रस्ट वो ठंडी हुई होगी। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी जब 4 करोड़ साल निकली तो ये जाहिर सी बात है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पृथ्वी 4 करोड़ साल पुरानी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। और उसकी गलती का एकमात्र कारण ये था
कि उस समय उन्होंने 1897 में इस चीज़ की खोज की और उस समय रेडियो एक्टिव मटेरियल की खोज हुई नहीं थी। इस कारण से ये हुआ कि उन्होंने जो कैलकुलेशन किया अंडरग्राउंड टेम्परेचर ग्रेडियंट जो उन्होंने निकाला वो गलत निकला। 33 मीटर पर डिग्री के हिसाब से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो पृथ्वी है उसकी क्रस्ट में रेडियो एक्टिव मटेरियल की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे कोर की तरफ बढ़ते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल की मात्रा कम होती चली जाती है, इसलिए ग्रेडियंट जो होता है वो कम बदलता चला जाता है। इसलिए उन्होंने का जो कैलकुलेशन था उनका आंसर गलत निकल आया। इसलिए हम लोग इसे बस लिखते हैं लेकिन इसे पढ़ते नहीं हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल के हिसाब से पृथ्वी की आयु करीब 200 से 300 करोड़ निकलती है, ये बहुत रिलायबल है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होता है जो लगातार जिसका विघटन होता रहता है और उससे अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं, अल्फ़ा बीटा किरणें निकलती रहती हैं और उसका जो घटने का टाइम होता है वो करेक्ट होता है। सपोज़ अगर कोई मटेरियल 1 किलो का है तो अगर उसका आधा होने का टाइम 10 साल है तो 10 साल में वो आधा होगा, फिर अगले 10 साल में उसका आधा होगा, अगले 10 साल में और उसका आधा होगा। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस घटता रहता है जिसे हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप इंटरनेट पर सर्च करिए, सारी जानकारी मिल जाएगी, या कभी फुर्सत मिली तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। फिलहाल रेडियो एक्टिव मटेरियल की खासियत ये है कि वो जैसे यूरेनियम और थोरियम एक इम्पॉर्टेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल है और वो हर चट्टान में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग हर चट्टान में यूरेनियम की मात्रा निकाल लें, और यूरेनियम की खासियत एक और है, जब यूरेनियम घटता है तो वो लेड में बदलता है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की हर चट्टान में लेड की मात्रा अवेलेबल होती है। तो अगर हम लोग पृथ्वी की हर चट्टान में यूरेनियम की मात्रा है ना, लेड की मात्रा, इसका कैलकुलेशन कर लें तो हम लोग ये बता पाएंगे कि उस चट्टान कितनी पुरानी है ना। तो उस आधार पे जब हम लोगों ने लेड की कैलकुलेशन की, पृथ्वी की सबसे पुरानी रॉक को उठाया और तो कैलकुलेशन निकल के आई 200 से 300 करोड़ साल पुरानी। लेकिन ये भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनमें लगातार क्रियाएं होती रही हैं और क्रियाएं होने के कारण उनका जो मूल रूप था वो परिवर्तित हो गया। इसलिए जो सबसे पुरानी चट्टान है शायद उससे भी पुरानी चट्टान वो रही होगी एक समय, लेकिन उसमें परिवर्तन आया और फिर से उसका मूवमेंट हुआ और वो एक नई चट्टान में बदल गई। अब क्या है कि इस समस्या के निदान के लिए जो फाइनल व्यू है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो फाइनल व्यू है जिसे हम लोग मॉडर्न व्यू बोलते हैं, मॉडर्न व्यू के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न व्यू जो है जिसका सोर्स विकीपीडिया है, जिसे मैंने निकाला है, उसे आप पढ़ सकते हैं। द एज ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी 4.54 बिलियन ईयर्स। पृथ्वी की जो उम्र है करीब 4.5 अरब साल पुरानी है। यहाँ पे 4.5 अरब साल का अर्थ ये है कि पृथ्वी कुल मिलाकर के जो पृथ्वी कोर है, पृथ्वी का जो सेंटर है, उसका जो निर्माण है करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ। इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का जो कोर था वो अंदर से ठंडा होता चला गया और क्रस्ट का निर्माण हुआ। फिर क्रस्ट बनी होगी करीब 200 करोड़ साल बाद, फिर उसमें पानी आया करीब 150 करोड़ साल बाद, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द टाइम में पढ़ेंगे। फिलहाल पृथ्वी का जो कोर है, सेंटर पार्ट है, उसका निर्माण श्योर है कि 4.5 अरब साल पहले हुआ। इसकी डेटिंग कैसे करते हैं, इसकी रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए हम लोग पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग मीटियोरॉइड का प्रयोग करते हैं। मीटियोरॉइड जो होते हैं उल्कापिंड, कई बार उल्कापिंड अंतरिक्ष से आते हैं और पृथ्वी से टकराते हैं और पृथ्वी पर रह जाते हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनकी डेटिंग करते हैं और उससे रियल कैलकुलेशन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि सपोज़ पृथ्वी में करीब कोई चट्टान है और वो 100 करोड़ साल से पृथ्वी पर मौजूद है, तो जाहिर सी बात है उस पर हवा, पानी और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होंगी और उस चट्टान का मूल रूप परिवर्तित कर देंगे, उसका डिनोटेशन हो जाएगा, फिर वो बदल जाएगी, नई चट्टान बन जाएगी। इसलिए उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। जब ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग जब उसकी डेटिंग करेंगे तो हम लोग गलत कैलकुलेशन करेंगे। हो सकता है वो चट्टान 100 करोड़ साल पुरानी हो, लेकिन हमारी डेटिंग पे वो 50 करोड़ साल आए, क्योंकि 50 करोड़ के साल के बीच में उसमें परिवर्तन आ गया। लेकिन जो मीटेराइट होते हैं वो अंतरिक्ष में सोलर सिस्टम के सबसे पुराने चट्टानें होंगी,
क्योंकि उसके ऊपर तो किसी दूसरी हवा पानी का क्रिया हुई नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में जब वो लोग घूम रहे होंगे तो अंतरिक्ष में वैक्यूम है, वहाँ पे किसी दूसरे किस्म का उनमें बदलाव आने की आशंका की कमी है। इसलिए जब मेट्रॉयड पृथ्वी पे गिरता है आके, तो उसकी डेटिंग के बाद हम लोग एग्जैक्टली डेट निकाल पाते हैं कि ये सोलर सिस्टम कितना पुराना है या अपनी पृथ्वी कितनी पुरानी है। कुल मिला के बात जो है वो ये है। अब ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो इनको आप नीचे लिंक में पढ़िए, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए कुछ है नहीं, फिलहाल जो बोलना था वो बोल दिया है। अगला टॉपिक जो है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो था ये निपट गया है। कोई सवाल है कमेंट में लिखो, बाकी जो है सो है। धन्यवाद।